हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का विद्युत चालन में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखिए, इनका दो नाम होता है, किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक कई बार बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। तो वैज्ञानिक जो किरचॉफ थे, इन्होंने सन 1842 में, कब? सन 1842 में 1842 में सन 1842 ईस्वी में जटिल से जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए, या कुछ ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि वैद्युत परिपथ इतना जटिल हो जाता है, इतना जटिल का मतलब इतना कठिन हो जाता है कि उसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। विद्युत परिपथ में क्या होता है कि कभी कभी वैद्युत परिपथ इतना जटिल बना दिया जाता है कि उसमें से वैद्युत धारा का मान निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसी को सरल बनाने के लिए, विद्युत धारा का मान आसानी से ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए, जिसे कहते हैं किरचॉफ का नियम। तो वैज्ञानिक किरचॉफ 1842 ईस्वी में, कब? 1842 ईस्वी में जटिल से जटिल वैद्युत परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। देखिए स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में जटिल से जटिल वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में जटिल से जटिल वैद्युत परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल से जटिल वैद्युत परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम बनाए, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। इन्होंने दो नियम क्या बनाए? पहला नियम था, इसे कहते हैं प्रथम नियम। क्या कहेंगे? प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी कहते हैं संधि का नियम। प्रथम नियम या संधि का नियम, या बोलते हैं धारा नियम। इन्होंने दूसरा नियम दिया था पास का नियम या द्वितीय नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ दो नियम दिए। वे दो नियम क्या हैं? एक है, इसका तीन नाम होता है। इसका कितने नाम है? तीन नाम। एक है प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। तीनों एक ही लोग को डिनोट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का तीन या चार नाम हो सकता है, उसी प्रकार जो पहला नियम है उससे कितने नाम है? तीन नाम दिया। इसे कहते हैं प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा नियम। जो दूसरा नियम है इसे कहते हैं पास का नियम या द्वितीयक नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नियम। क्या पढ़ेंगे? पहला नियम। अब पहला नियम क्या है?
धारा का नियम या संधि का नियम। प्रथम नियम, देखिए प्रथम नियम में क्या उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, तो वैद्युत परिपथ में कहीं कहीं संधि होती है। संधि का मतलब कि जहाँ दो या दो से अधिक तार जुड़े होते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक तार का होते हैं जुड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं संधि या जंक्शन। जंक्शन क्या कहेंगे? जंक्शन। तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, मान लीजिए वैद्युत परिपथ की संधि है, इस पर कई तार जुड़े हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पर कई तार जुड़े हैं। मान लीजिए इसमें धारा बढ़ रही है I1, इसमें धारा है I2, इसमें धारा है I3, इसमें धारा है I4, इसमें धारा है I5 और इसमें धारा है मान लीजिए I1 I6। तो बताइए यह संधि है, इस पे कई तार जुड़े हैं, जिसपे कुछ धारा जा रही है संधि पर और कुछ धारा संधि से दूर जा रही है। ध्यान दीजिए, इसलिए इसे संधि का नियम भी कहते हैं। तो इस संधि पर कुछ धारा आ रही हैं, तो संधि से धारा कुछ जा रही हैं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब I2, I1, I6, I5, I4 और I3 यदि सबका मान हम निकालें, सबको जोड़ दें, क्या कर दें? सबको जोड़ दें, तो हमें योगफल क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो यही प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है कि वैद्युत परिपथ में, यह वैद्युत परिपथ मतलब जैसे घर में वायरिंग की हुई होती है, तो कहीं संधि मतलब एक कई स्थान से कई तार गए होते हैं, तो कहीं धारा आ रही होती है, कहीं जा रही होती है। तो जहाँ दोनों लोग मिलते हैं वहाँ पर जितने भी धाराएं मिलेंगी, सबका बीजगणितीय योगफल का होगा? शून्य होगा। एक किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का या कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए इसको दिखाएंगे, सिग्मा I बराबर 0। इसका मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सभी धाराओं का योग क्या होगा? 0 होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम में आप लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो लिख देंगे नीचे सिग्मा I बराबर 0। यही किरचॉफ का क्या है? प्रथम नियम। और ध्यान दीजिए, जब हम बोले हैं कि संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0, इसका मतलब कि इसमें कुछ चिन्ह परिपाटी भी लेंगे हम। यदि सबको जोड़ेंगे, अगर सिंपल जोड़ दें तो सबको जोड़ देंगे, धारा का मान अधिक हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन जोड़ने का कुछ साइंटिफिक नियम होता है। कुछ धाराएं आ रही हैं, उसका मान कुछ अलग तरीके से लेंगे, कुछ धाराएं दूर जा रही हैं, उसका मान कुछ अलग तरीके से लेंगे। उसके लिए हम लोग चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह क्या लगाएंगे कि मान लीजिए जो धारा संधि की ओर जा रही है उसका मान लेंगे प्लस। तो जब संधि की ओर धारा जा रही है, यदि इसका मान प्लस लें तो संधि से दूर जाने वाली धारा का मान क्या लेंगे? माइनस। ध्यान सुनिए, अगर संधि पर जो धारा आ रही है, तो देखिए धारा कौन कौन संधि पर आ रही है? I1, I2 और I3। I1 जा रही है, I2 जा रही है और कौन जा रही है? I6।
यदि इनका मान हम प्लस ले लें, क्या ले लें, प्लस, तो संधि से जो धारा दूर जा रही है उसका मान लेंगे माइनस। तो चिन्ह परिपाटी में आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह परिपाटी लेते हैं धनात्मक। तो चिन्ह परिपाटी संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह परिपाटी धनात्मक लिया जाता है, जबकि संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक लिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि संधि पर जो धारा जा रही है उसका चिन्ह परिपाटी धनात्मक लेंगे और जो संधि से दूर जा रही है उसका लिखा लेंगे ऋणात्मक। बस इतना याद रखिए कि अगर संधि की ओर जाने वाली धारा का चिन्ह परिपाटी धनात्मक ले रहे हैं तो संधि से दूर जाने वाली धारा का चिन्ह परिपाटी का लेंगे ऋणात्मक। यदि आप चाहेंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनका मान आप लोग ऋणात्मक ले लीजिए और इनका मान का ले लीजिए धनात्मक। यह कोई नियम नहीं है, इसका केवल इनका मान धनात्मक लेंगे और इनका मान का लेंगे ऋणात्मक। आप लोग की मर्जी के हिसाब से इनका मान आप ऋणात्मक ले लीजिए और इनका मान का लेंगे धनात्मक, लेकिन इतना अवश्य लेंगे कि संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक ले रहे हैं तो संधि से दूर जाने वाले का लेंगे ऋणात्मक, और यदि संधि की ओर आने वाली धारा का मान ऋणात्मक ले रहे हैं तो दूर जाने वाले का लेंगे धनात्मक। दोनों विपरीत रहेंगे। यदि इनका मान प्लस तो इनका मान माइनस, यदि इनका मान माइनस तो इनका मान प्लस। तो हम ले रहे हैं संधि की ओर आने वाली धारा का मान का लेंगे माइनस, प्लस लेते हैं। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I6, देखिए ये तीनों लोग जा रहे हैं संधि की ओर, और जो संधि से दूर जा रहे हैं उनका मान लीजिए माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर का हो जाएगा 0, क्योंकि सभी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल का होता है 0। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I6 बराबर, देखिए इधर माइनस है उधर जाकर हो जाएगा प्लस, I3 प्लस I4 प्लस I5। एक नियम आप यहां से भी बोल सकते हैं कि संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग आपस में क्या होते हैं, बराबर। आप इसको लिखिए या इसके हिसाब से लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही है, आप लोग इसको हल कर लीजिए। चलते हैं अगला दूसरा नियम। इसको अब रफ कर दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने। अब चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम थोड़ा लॉन्ग है, कठिन लगेगा आप लोग के लिए। चलते हैं दूसरा नियम, देखिए क्या है, पास का नियम। इसे कहते हैं द्वितीय नियम या पास का नियम। द्वितीय नियम या इसे कहते हैं पास का
नियम। इसको जानने से पहले कुछ आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। उसको बस केवल आप लोग को समझाऊंगा, अगले वीडियो में उसे विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगा। लेकिन किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान सुनिए। तो कुछ बात जा रहा हूँ बताने, ध्यान सुनिए। तो पहला नंबर एक बताएंगे आप लोग को विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। एक बताएंगे आप लोग को टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर। और तीसरा बताएंगे, चाहे अगले वीडियो में बता देंगे, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों के बारे में आप लोग ध्यान सुनिए। ये तीनों किसके होते हैं? सेल के। तो सेल क्या होता है? सेल, सेल पर विचार कीजिए आप लोग। सेल क्या होता है? तो सेल एक प्रकार का उपाय कह सकते हैं। सेल एक प्रकार क्या है? उपाय, युक्ति या यंत्र समझ लीजिए, जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सेल होता है, सेल क्या करता है? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग सेल देखे होंगे, पहले निप्पो का सेल आता था, कुछ ऐसे सेल थे, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते थे और उन रासायनिक पदार्थों को सेल जो था उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें प्राप्त करता देता था। तो अब देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? जिसका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, मतलब उसे एक बार डिस्चार्ज हो गया या खत्म हो गया, जब उसकी पावर खत्म हो गई तो उसको दोबारा हम चार्ज करके उपयोग में न ला सकें, उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। वह सेल जिसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक ही बार का मतलब कि उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल का मतलब एक बार खत्म हो गया, दोबारा चार्ज करके प्रयोग करेंगे, दोबारा चार्ज करके प्रयोग करेंगे, दोबारा चार्ज करके प्रयोग करेंगे। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई। तो यह सब क्या है? द्वितीयक सेल है। क्या है? तो सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। पहले इसको समझने के लिए इन बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए यह सेल है, यह क्या है? सेल है। और सेल का यह बाहरी जो बर्तन है होता है, लपेटा होता है कागज, वो सब है। इसमें दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रोड? दो इलेक्ट्रोड। इसमें दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। एक पर होता है प्लस आवेश, एक पर क्या होता है? प्लस आवेश, और एक पर होता है माइनस आवेश। एक पर प्लस आवेश होता है और एक पर क्या होता है? ऋण आवेश। अब ध्यान सुनिए, जिस पर प्लस आवेश होता है उसे कहते हैं कैथोड, कैथोड या कैटायन। और जिस पर ऋण आवेश होता है इसको कहते हैं एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। अब इसमें कुछ द्रव भरे होते हैं। कुछ क्या भरे होते हैं? द्रव। कुछ द्रव भरे होते हैं, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब वह द्रव जो प्लस यानी धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाए उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वह द्रव जो धन आयन और ऋण आयन में आसानी से विभक्त हो जाए उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। यही हम लोग का सेल होता है। इसमें एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अब इससे हम बना रहे हैं परिपथ। क्या बना रहे हैं? बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब इसका मान, इसका नाम का है कैथोड, कैथोड। इससे हम बना रहे हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ यहाँ प्रतिरोध लगा सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जब इसमें मान लीजिए कुंजी लगा दिए, जब कुंजी से
कुंजी लगाएंगे तो जो धारा होगी प्लस से, इसको कहते हैं प्लस टर्मिनल या धन टर्मिनल कहेंगे, और इसको कहेंगे ऋण टर्मिनल। तो छोड़िए उसको, इसको कहिए धन सिरा, इसको ऋण सिरा। तो जब कुंजी लगाएंगे तो धारा धन सिरा से कहाँ पाएगी, ऋण सिरा में। तो अब इसी परिपथ को यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, यह प्लस सिरा है और यह क्या है, माइनस सिरा। इस सेल को इतने छोटे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार इसे हम नहीं बना सकते हैं, जगह कमी पड़ जाती है। मान लिया यहाँ पर कोई आवेश है, कोई आवेश है, तो बताइए आवेश इस वैद्युत परिपथ में चक्कर काटेगा, तो इस आवेश को घुमाने का कार्य कौन करेगा, यह जो आवेश है, इस आवेश को मान लीजिए हमें इस वैद्युत परिपथ में एक चक्कर घुमाना है, तो हम हाथ से पकड़ कर घुमाएंगे नहीं। तो बताइए घूमेगा, तो घूमने के लिए एनर्जी कौन देगा, सेल देगा। इस आवेश को वैद्युत परिपथ में एक चक्कर घूमने के लिए एनर्जी कौन देगा, सेल देगा। अगर इसका मान 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में सेल सहित एक चक्कर कब होगा, मान लीजिए यहां से घूमना शुरू कर दिया, तो जब यहीं पर आएगा तभी ना एक चक्कर होगा। जैसे आप ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं, तो जहां से चलना शुरू करते हैं वापस पूरा ग्राउंड दौड़ कर वहीं पर आ जाएं, तो कहेंगे एक चक्कर हो गया। तो यह आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, इसे एक चक्कर घुमाना है, तो एक चक्कर घूमेगा, इसका मतलब सेल से अंदर होते हुए जाएगा। मान लीजिए धन से यहाँ से आवेश, मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, यह जब घुमाना इसको चाहेंगे आप एक चक्कर, इसका मतलब इसको घुमाएंगे इस तरह और सेल के अंदर भी घुमाएंगे, तो पूरा सेल सहित परिपथ में घुमाना पड़ेगा। और इसको घुमाने के लिए ऊर्जा कौन देगा, सेल देगा। तो ध्यान सुनिए, इसी एकांक आवेश को, एकांक का मतलब होता है 1, इसका मान कितना हो, 1 कूलम हो। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब विद्युत वाहक बल को हम दिखाते हैं ई से, ई बराबर, पहले समझ लीजिए विद्युत वाहक बल को किससे दिखाएंगे, ई से। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको दिखाते हैं ई से। तो मान लीजिए इसने क्यों आवेश घुमाने में डब्लू कार्य किया, तो एकांक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू बटा में क्यू। इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसी तरह समझिए एक बार टर्मिनल विभवांतर, देखिए इसको कहते हैं धन टर्मिनल, इसको कहेंगे ऋण टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है सिरा, क्या होता है, सिरा। तो देखिए एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, इसे कहेंगे धन टर्मिनल, इसे कहेंगे ऋण टर्मिनल। तो टर्मिनल विभवांतर किसे कहेंगे, तो किसी आवेश को एक सिरा से दूसरे सिरा तक, किसी आवेश को वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सेल को छोड़कर, अब सेल के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, तो सेल को छोड़कर एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसको दिखाते हैं भी से। अब आप लोग को हम केवल बताना था विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, बस इसी का काम था। इसको आप लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसलिए चलते हैं किरचॉफ के नियम पर। आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अगले वीडियो में इसे विस्तार पूर्वक बताएंगे, सेल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसको नोट लिखा देंगे आप लोग के लिए। इसलिए आज हम लोग केवल पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, पहला नियम समझ गए आप लोग, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त या कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होगा, 0। एक बात और हम बताए थे कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होगा, 0। इसका मतलब कि संधि पर जाने वाली कुल धारा और संधि की ओर आने वाली कुल धारा और संधि से दूर जाने वाली कुल धारा
का योगफल आपस में क्या होता है, बराबर। इसका मतलब धारा वहां पर क्षरण नहीं हो रहा है, वहां पर आवेश को कोई हानि नहीं हो रहा है। तो जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी संधि पर जितना धारा जा रही है मिल रही है उतना धारा उससे दूर जा रही है, इसका मतलब आवेश वहां पर क्षरण नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं किरचॉफ का प्रथम जो नियम होता है आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं दूसरा नियम पर। देखिए तो दूसरा नियम इन्होंने कहा देखिए इन्होंने दूसरा नियम बताया कि मान लीजिए बंद पास लिया, क्या लिया इन्होंने, बंद पास। बंद पास बना लीजिए यहां पर। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। यह प्लस सिरा माइनस सिरा, प्लस सिरा माइनस सिरा। इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, क्योंकि विद्युत वाहक बल सेल का होता है। इससे मान लीजिए धारा बह रही है I1, इससे धारा बह रही है मान लीजिए I2, और दोनों मिल के आएंगी इसमें तो क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। इसी से मार्ग से गुजरती हुई जब यहाँ पहुंचेगी इसमें अब जाएगी I1, इसमें क्या जाएगी, इसमें I2 चले जाएगी और इसमें I1। तो देखिए यह बंद पास मतलब यह बंद पूरा है, यह भी पूरा क्या है, बंद। इसे कहेंगे प्रथम बंद पास, इसे कहेंगे द्वितीय बंद पास। आप लोग इसे पूरा 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किरचॉफ अपने दूसरे नियम में क्या बताएं, तो किरचॉफ अपने दूसरे नियम में यह बताएं कि प्रत्येक बंद पास में, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजीय योगफल, उसमें बहने वाली, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योगफल का होता है बराबर। देखिए ध्यान से समझिए, कठिन थोड़ा लगेगा। अब ध्यान दीजिए I1 का संगत प्रतिरोध का है R1, I2 का संगत प्रतिरोध का है R2। तो बताइए इस बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए कितने प्रतिरोध हैं, 2, R1 R2। धारा का वो है 2, I1 I2। तो इनका इनके साथ गुणनफल, इनका इनके साथ गुणनफल और इनका योग। देखिए ध्यान से, संगत प्रतिरोध और धारा गुणनफल I1 का, यहां समझिए प्रथम बंद पास के लिए इसको कहेंगे प्रथम बंद पास, इसको कहेंगे द्वितीय बंद पास। लिख दें प्रथम बंद पास के लिए। बताइए प्रथम बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध, लेकिन उनके संगत धारा लेंगे। संगत धारा का मतलब कि पहले प्रतिरोध में धारा का बढ़ रही है I1, ये दोनों आपस में संगत हैं, तो दोनों का गुणनफल I1 R1। इसमें तो प्रथम बंद पास में एक और प्रतिरोध है R2, धारा का है I2, इन दोनों का गुणनफल I2 गुणे R2। उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उनका संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजीय योगफल, उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के, इसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल का होता है बराबर। तो कितने विद्युत वाहक बल हैं, 1 2, E1 प्लस E2। एक किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वह यह कहता है कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल और इन दोनों गुणनफल का बीजीय योगफल
मतलब इन दोनों गुणा गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और आपस में क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो जो इनका मान होगा इसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल का होगा बराबर होगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो स्टेटमेंट को पहले हम लिख रहे हैं, इसके बाद आप लोग समझाएंगे। तो इन्होंने अपने दूसरे नियम में यह बताया कि प्रत्येक बंद पास में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योगफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। देखिए, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उनके बीजीय योगफल उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल का होता है बराबर होता है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें अपनी सुविधा के लिए यदि हम धारा की दिशा में चलें तो संगत प्रतिरोध और संगत धारा का गुणनफल धनात्मक लेंगे। और चिन्ह परिपाटी पर लिख लें तो बता रहे हैं आप लोग को चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होगी? देखिए, धारा की दिशा में चलने पर धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल क्या लेंगे? प्लस, और जब उसके विपरीत चलेंगे तो क्या लेंगे? माइनस। देखिए लिख रहे हैं, धारा की दिशा में चलने पर धारा और संगत प्रतिरोधों का, धारा की दिशा में चलने पर धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक तथा धारा के विपरीत चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए, यदि हम धारा की दिशा में चलें तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेंगे? प्लस। लेकिन यदि धारा के विपरीत दिशा में चलें तो संगत प्रतिरोध और धारा गुणनफल क्या लेंगे? माइनस। आप धारा की दिशा में कैसे चलेंगे आगे बता रहे हैं, बस लिख दीजिएगा नोट। और देखिए इनके बारे में कुछ लिखेंगे। यदि ऋण टर्मिनल, इसे कहेंगे ऋण टर्मिनल, इसको कहेंगे धन टर्मिनल। यदि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलें
तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक तथा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलें तो विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लेता है, ऋणात्मक लिया जाता है। टर्मिनल देखिए ध्यान से, यदि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चले तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे, धनात्मक, तथा अगर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर आ रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे, प्लस। यदि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल को जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे, माइनस। तो अपने सुविधा के लिए इसे माने प्रथम बंद पास, इसको माने हैं द्वितीय बंद पास। देखिए चलते कैसे हैं, आपकी मर्जी, आप इस प्रकार चल सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार आए हैं, इस प्रकार, आपकी मर्जी हो तो इस प्रकार चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रथम बंद पास में इस प्रकार चले हैं, दूसरे बंद पास में इसी तरह चलेंगे। आप जब प्रथम बंद पास के लिए इस दिशा से चले हैं, द्वितीय बंद पास में उसी दिशा में चलेंगे। आपकी मर्जी हो तो इस प्रकार चलेंगे, तो इसमें भी इस प्रकार चलेंगे। देखिए हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा आ रही है इधर, हम भी आ रहे हैं इधर, तो दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही है इधर, तो यहाँ पर दोनों गुणनफल क्या लेंगे, माइनस। देखिए मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखेंगे प्रथम बंद पास के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए। तो बताइए प्रथम बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं, 2, R1 और R2। तो इसकी R1 का संगत धारा क्या है, I1, R2 का संगत धारा क्या है, I2। तो पहले इनका लेंगे, तो बताइए I1 R1 दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि धारा की दिशा में हम चल रहे हैं। देखिए इधर चल रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, तो दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, प्लस। लेकिन आगे देखिए हम जा रहे हैं इस साइड, धारा आ रही है हमारे विपरीत, हम जा रहे हैं इस साइड, धारा हमारे आ रही है विपरीत, तो दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, माइनस। दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, माइनस। तो I2 और R2 का जो गुणनफल लेंगे क्या लेंगे, माइनस I2 और R2 बराबर। अब देखिए इसमें विद्युत वाहक बल कितने हैं, 2, एक है I1 और एक है I2। तो बताइए इस प्रकार चल रहे हैं, इसका मतलब हम आ रहे होंगे ऋण से धन की ओर, तो E1 का मान लेंगे प्लस। लेकिन यहाँ देखिए हम जा रहे हैं धन से ऋण की ओर, तो क्या लेंगे, माइनस। तो I1 R1 माइनस और प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। यही हो गया। आप इसी प्रकार लिख सकते हैं द्वितीय बंद पास के लिए, किसके लिए, द्वितीय बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए। द्वितीय बंद पास देखिए इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध। तो पहले इसका लेंगे, देखिए हम आ रहे हैं धारा की दिशा में, देखिए धारा इधर आ रही है, हम भी आ रहे हैं इधर, मतलब दोनों का गुणनफल क्या लेंगे, प्लस। I2 R2। लेकिन देखिए यहाँ पर भी हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं उधर, धारा भी उधर जा रही है। तो बताइए इस प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी, I1 I2, क्योंकि इससे आ रही है I1, इससे आ रही है I2, दोनों मिलकर बहेंगी, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब प्रतिरोध क्या है, R3, इनका गुणनफल बराबर होगा। इसमें विद्युत वाहक बल कितना है, एक ही है, केवल इसके लिए एक ही विद्युत वाहक बल है, इसके लिए 2 थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके लिए 2 विद्युत वाहक बल था, लेकिन इसके लिए
केवल एक ही विद्युत बल है, इसलिए लिख देंगे क्या है E2। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो में आप लोग को सेल के बारे में बताएंगे और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उनका संयोजन पढ़ेंगे सेलों का। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।